आप किसी भी काम के अरूज तक अगर आपने पहुँचना है तो देन कंटिन्यूटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप उसमें इतना एक्सेल करें, इतना एक्सेल करें, इतना एक्सेल करें कि जैसे आप अभी सर्च करेंगे गूगल में तो वहाँ आपको मेरा नाम ज़रूर मिलेगा, चले दूसरे चौथे पाँचवें आठवें 10वें या कहीं भी, तो वो आपने इतना उस पर काम करना है कि आप उसके बिल्कुल अरूज तक जाएं। दूसरी बात, अक्सर मैंने देखा है लोगों कहते हैं कि हालात ख़राब हैं जी, हालात मसाइल हैं। हालात कभी भी ठीक नहीं होते, हालात आपने खुद बनाने होते हैं। बिज़नेस जो है ना, ये डर खौफ अगर हो तो फिर बिज़नेस नहीं कर सकते। आपने कूदना होता है, मेहनत करनी होती है, कोशिश करनी होती है, तो वक्त के साथ साथ जगह बन जाती है। हमेशा कोई ना कोई गैप जो है ना वो मिलता है आपको, जिसकी वजह से। और इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि यहाँ और भी अगर 10 नई प्रोडक्ट्स आ जाएंगी तो उसमें जान है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। एक और प्रोडक्ट है इको एज AI, जो किसी भी 5 स्टार होटल या हॉस्पिटल या जहाँ पर बड़ा सिस्टम लगा हुआ है और वहाँ पर BMS सिस्टम भी है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम अगर लगा हुआ है, तो हमारी वो डिवाइस जस्ट यू कनेक्ट विद बैकनेट प्रोटोकॉल, उसके साथ तो आप 25% तक बिजली बचा सकते हैं जस्ट बाय ऑप्टिमाइजिंग द कूलिंग सिस्टम। अगर मैं आज कोई बिजनेस स्पेसिफिक निश सोचता हूँ सऊदी अरेबिया के अंदर, व्हाट डू यू थिंक मुझे किस बिजनेस के अंदर हाथ डालना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा टाइम दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बड़ा अलग किस्म का इन्वायरमेंट है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हु इज शकील? शकील अहमद कियानी, को फाउंडर ऑफ विंडमेसन अरेबिया। ठीक है, सिंपलीफाई करें तो यस, आई एम द को फाउंडर ऑफ विंडमेसन अरेबिया, जो हमारी कंपनी है, जो हमारी प्रोडक्ट है। तो खैर मज़ीद आगे बात करेंगे। तो आप एक्चुअली पाकिस्तान से हैं, राइट? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान से। और कैसे आपका करियर स्टार्ट हुआ, क्या आपने स्टडी की हुई है? देखिए, मैं 2001 या 2 में सऊदी अरेबिया आया था और मेरे कैरियर की शुरुआत, मैंने आज तक कभी जॉब नहीं की। फ्रॉम द डे वन, स्टार्टिंग से पहला महीना, वो भी उसको हम जॉब नहीं कहते, एक ऑफिस में हम गए और भाई के साथ काम किया 1 महीना। उसके बाद से आज तक आई नेवर डिड अ जॉब। हमेशा अपना कारोबार, अपना बिजनेस उधर से स्टार्टिंग से ही जो है वो कुछ ना कुछ नया करते थे। बल्कि मैं ये बताना पसंद करूँगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर आई एम द वन ऑफ द पर्सन जिसने सैटेलाइट इंटरनेट एंड वॉइस ओवर IP इंट्रोड्यूस करवाया। माशाल्लाह। 2002-3-4 की बात है, जब टेलीफोन कॉल जो है वो 5-6 रियाल पर मिनट हुआ करती थी, पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से हम करते थे। तो उस वक्त मैं एक किस्म का वॉइस ओवर IP जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया और मार्केट में जितने यहाँ पे नेट कैफ़ेज़ होते थे या जो चीज़ें होती थी उसकी बैकबोन में था। फिर मैंने सर्वर बनाया और सारा कुछ किया, और इसी तरह सैटेलाइट इंटरनेट भी। तो डैट मीन्स आपका करियर बड़ा डिफरेंट रहा है। डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया आपने? हाँ, बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया। वॉइस ओवर IP आपको बताया, सैटेलाइट इंटरनेट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग, अमेरिका से गाड़ियाँ इंपोर्ट करना और बेचना, पाकिस्तान से चीज़ें मंगाना यहाँ बेचना, लेबर का, मैन पावर का काम करता रहा, फिर ट्राले और ये डैम्पर वगैरह ये सप्लाई करता रहा। इसके अलावा सियालकोट से बहुत सारी चीज़ें मंगवा के बेचता रहा। तो यानी बहुत सारे काम जो भी मुझे अच्छा लगता था बस मैं वो करता था। नेट कैफ़ेज़ थे मेरे, शॉप्स थी, मतलब होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेस में से मुख्तलिफ़ औकात में मैंने किए। तो और आपकी एजुकेशन किस चीज़ में? कॉमर्स में, बिजनेस के बिजनेस में। ठीक है। सऊदी अरेबिया में फर्स्ट बिजनेस आपका क्या? पहला बिजनेस मेरा वॉइस ओवर IP था और सैटेलाइट इंटरनेट, पहला बिजनेस सैटेलाइट इंटरनेट था। उसके साथ ही फिर मैंने वॉइस ओवर IP भी 2-3 महीने में स्टार्ट किया। आपने इस निश को कैसे सोचा कि यार ये एक प्रॉब्लम है, इसको मैंने सॉल्व करना है? असल में उस वक्त मैं पाकिस्तान में जब मैं आया था तो उससे चंद महीने पहले मैं नेट टू फ़ोन का काम करता था। वहाँ पर नेट टू फ़ोन के कार्ड्स जो थे ना वो होल सेल में लेता था और मुख्तलिफ जगहों पे जाके बेचता होता था। तो वहाँ से फिर मैं जब यहाँ आया तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा ही कोई काम यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। तो इधर तो वो सिलसिला नहीं था। तो फिर मैंने एक डिवाइस, जिस तरह आजकल व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं एक दूसरे से फ्री ऑफ कॉस्ट ना, तो सिस्टम तो वही था उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त डायल अप का नेट होता था, नेट थोड़ा स्लो था। मुझे याद है आज भी वो हंगामा के कार्ड होते थे, आप 50-100 रुपये का कार्ड लेके घंटे 2 घंटे 10 घंटे का इंटरनेट ख़रीदते थे और फिर वो टू करके डायल अप से वो इंटरनेट चलता था। तो उस वक्त मैंने ये स्टार्ट किया था कि क्यों ना इसको, तो वो फिर सिस्टम उस वक्त ये था कि आप एक डिवाइस वहाँ लगाते थे पाकिस्तान में, एक यहाँ बटन दबाएं, इंटरनेट ऑन हो गया, देन यू डायल द नंबर, तो वो सेम उधर रिंग बजती थी और आप जिस तरह अभी व्हाट्सएप है तो सेम था। लेकिन उस वक्त क्योंकि नया था, लोगों को पता नहीं था,
तो उस पर हमने काफ़ी अच्छा मार्केटिंग भी की और बड़े पैसे बनाए उस वक्त। तो आपकी फैमिली एक बिजनेस बैकग्राउंड से आती है या आपने स्टार्ट की है? मेरी दूर दराज फैमिली में, करीब तरीन फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ मेरे ख्याल में आई एम ओनली वन के जो बिजनेस। आपने क्यों सोचा है यार? मैं एक्चुअली अगर मैं मतलब कि एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं कहीं पे जॉब करूँ, वहाँ से कुछ सीखूँ, फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ अपने लिए या कहीं और। ये ना शुरू में ही मेरे अंदर थी ये चीज़ कि मैंने बिजनेस करना है। ठीक है। मुझे याद है, मुझे अब्बा जान भी बड़ा इस पे वो सपोर्ट किया करते थे। मेरे अब्बा का भी ये ख्वाब है और आज भी मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे याद है कि मैं मैट्रिक से पहले था तो मैं सब्ज़ी मंडी गया और वहाँ से ढेर सारी चीज़ें लेके आके ना घर में और मैंने बेची। राइट। टमाटर ले आया या वो तरबूज ले आया, उस तरह के बेचे थे। तो शुरू में ये था कि कुछ ना कुछ बिज़नेस ही करना है, तो वो था। लेकिन मेरे अब्बा जी की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका ये दिल करता था कि शहर के अंदर एक सब्ज़ी की दुकान हो अच्छी सी, और वहाँ पे बस कॉस्ट टू कॉस्ट आप सेल करें। 4 घंटे जाएं, अपनी मर्ज़ी से लोग सामान उठाएं और पैसे दें, और 4 घंटे में आपने सामान बेचा, बजाय इसके कि सुबह से लेकर शाम मगरिब तक बंदा जो है वो सब्ज़ी की दुकान पे बैठा हुआ है। तो मेरा भी अभी भी ये दिल करता है कि कोई अच्छा बंदा मिले अल्लाह का, कि जो मेरे इस ख्वाब को पूरा करे कि आप अच्छी चीज़ लेकर आएँ और उसको कॉस्ट टू कॉस्ट या जो खर्चा है आपका मंडी से लाने का वो करें, ताकि लोगों को सस्ती चीज़ें जो है वो मिल सके। अच्छा, आपने जैसे बताया आपने मल्टीपल बिजनेसेस में काम किया। व्हेन यू हैव रियलाइज्ड कि यार मुझे अब बिजनेस ना स्विच कर लेना चाहिए, कुछ होता है कि यार मैं अगर किसी बिजनेस में काम करता मैं सोचता हूँ उसी को मैं अपडेट करता रहूँ। देखिए, ये मेरा बड़ा भरपूर किस्म का लेसन है अपनी ज़िंदगी का भी, और अब मैं हर किसी को बड़ा ज़ोर दे के ये कहता हूँ कि खुदा के लिए ये जो स्विच करना है ना, इस पे ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा। मैं हमेशा से अब लोगों को यही कहता हूँ कि मैंने बिज़नेस किए बेशुमार, बहुत पैसे भी बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें नाम नहीं था आपका। यू आर नॉट रिकग्नाइजेबल, लोग जानते नहीं थे आपको। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप किसी भी काम के अरूज तक अगर आपने पहुंचना है तो देन कंटिन्यूटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप उसमें इतना एक्सेल करें, इतना एक्सेल करें, इतना एक्सेल करें कि जैसे आप अभी सर्च करेंगे गूगल में तो वहाँ आपको मेरा नाम ज़रूर मिलेगा, चलें दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 10वें या कहीं भी। तो वो आपने इतना उस पर काम करना है कि आप उसके बिल्कुल अरूज तक जाएँ, वरना बिजनेसेस तो बेशुमार लोग करते हैं लेकिन उसके अरूज तक नहीं पहुँच पाते। राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ विंडसमैन के अंदर आप एक अरूज तक पहुँच गए? नहीं, विंडमेसन तक, अरूज तक अभी नहीं पहुँचे, अभी तो बहुत सफ़र बाकी है। राइट। बड़ी मंजिलें बाकी हैं, ये तो अभी शुरुआत हुई है। अच्छा, विंडमेसन के बारे में आप कुछ बताएं। विंडमेसन बेसिकली हमने ये 2012-13 में स्टार्ट किया था। यूनिक आइडिया था। हमारे जो को फाउंडर हैं इंजीनियर वली खान साहब, वो इंजीनियर थे, तो वो एक आइडिया लेके आए थे कि हम क्यों ना एक ऐसा AC बनाएं जिसके अंदर कंप्रेसर ही नहीं होगा। मैं उस वक्त HVAC की फील्ड से नाबलद था, मेरे लिए एक नई चीज़ थी। तो वो काफ़ी हमने उस पर बहस मुबासा करके आखिरकार हमने ये शुरू किया, और कुछ 4-5 महीने की तगोदो के बाद हमने एक यूनिट बनाया, और वो मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त था कि यार बग़ैर कंप्रेसर के इतनी ज़बरदस्त कूलिंग और इस माहौल में। तो ये एक इतना फैसिनेटिंग था मेरे लिए कि मैं समझ रहा था कि पता नहीं मैंने क्या कोई नई ईजाद कर ली है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस वक्त भी दुनिया में इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। हमने कोई नई चीज़ नहीं बनाई थी, बेसिकली हमने उसको रीवैम्प किया था उस सारे सिस्टम को। राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता 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 आज इतने ज़बरदस्त तरीके से वो मार्केट में है कि वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम ऑफ द मार्केट, जो इस टेक्नोलॉजी में हम लोग सऊदी अरेबिया में नंबर 1 पर है। लाइक मुझे याद है मैंने एक लिंक्डइन पे आपकी पोस्ट देखी थी, आई थिंक 2025 के अंदर आप 24 में आपके कंपेटिटर को आपने बीट किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो है। बस ये तो आप मसलसल जब आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें CPI की तरफ से 2024 में बेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द सऊदी अरेबिया जो उसका भी अवार्ड मिला। तो आप अभी किसी से पार्टनरशिप में क्या मतलब पार्टनरशिप का मतलब? कंपनी में पार्टनरशिप में? हाँ ऑफ कोर्स यस, वी आर 3 पार्टनर्स। एक हमारे इंजीनियर वली खान साहब जो को फाउंडर हैं, देन अभी हमने एक नया इन्वेस्टर भी ऐड किया है, तो हम लोग 3 पार्टनर्स हैं। बट यू हैव लर्न फ्रॉम द पार्टनरशिप, और अगर मैं इंडिविजुअल स्टार्ट करता हूँ? देखिए, मैं पार्टनरशिप से बिलीव करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अकेला इंसान अकेला होता है, और पार्टनरशिप में 2 नहीं होते बल्कि 11 बन जाते हैं। राइट। तो पार्टनर की सपोर्ट जो है ना, अगर अच्छा पार्टनर है तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी नेमत है ये। पार्टनरशिप्स करनी चाहिए। एक्चुअली
मुझे लगता है उसमें काफ़ी झगड़े नहीं हो जाते विद द टाइम बाद? देखिए ये आपकी अपनी वो है। देखिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब मैं नया में भी आया था तो लोग यही कहते थे कि सऊदी ये मसाइल ज़्यादा था। राइट। मैं अपोजिट कहता हूँ। मैंने आज तक यानी सऊदियों के साथ काम किया, पहले भी बाद में भी, आज तक मैंने कभी किसी सऊदी को कुछ दिया नहीं है, हमेशा लिया ही है। जबकि यहाँ पर लोग जो है वो यही कहते हैं कि नहीं मेरा ये खा गया, मेरा बिजनेस खा गया, मेरा कुछ। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आपके अंदर खुद है कि आप अगर सही हैं, नेक नीति के साथ काम करते हैं तो इंशाल्लाह ये कोई मसले ही नहीं होते। एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ कुछ गलत सोच रहा हूँ करने का इन फ्यूचर, तो ऑब्वियसली फिर मैं डरा हुआ ही रहूँगा कि यार मेरे साथ में गलत कर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहता है एनवायरनमेंट। दूसरी बात अक्सर मैंने देखा है, लोगों कहते हैं कि हालात ख़राब हैं जी, हालात मसाइल हैं। हालात कभी भी ठीक नहीं होते, हालात आपने खुद बनाने होते हैं। राइट। अगर आप प्रोएक्टिव हैं, आप मेहनती हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बस आप डूअर हैं, मेहनत कर रहे हैं, मसला ही कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत सानवी और बहुत छोटी हैसियत रखती हैं। अच्छा, विंडमेसन पे ही अब हम फोकस करेंगे। व्हेन यू हैव स्टार्टेड दिस कंपनी? विंडमेसन हमने स्टार्ट की थी एक्चुअली विद दिस नेम ऑन 16, लेकिन हमने काम स्टार्ट कर दिया था। बट ये नाम जो है वो एक सेपरेट कंपनी जो है वो 2016 में हमने लॉन्च की थी। तो उससे पहले मतलब कि आप कोई प्रोटोटाइप बना रहे थे? नहीं, उससे पहले ही था कि हम एक और कंपनी थी जिसके साथ हम यही काम कर रहे थे, बट उसका नाम ये नहीं था। फिर वहाँ से हम लोग सेपरेट हुए, अलग हुए, और फिर हमने जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया। राइट। आपकी कंपनी ऐसा क्या करी है जो बाकी कंपनीज नहीं अचीव कर पा रही सऊदी अरेबिया के अंदर? नहीं, बेशुमार कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक यूनिकनेस नहीं है। ये है कि हमने एक ऐसा एसी बनाया है जो कंप्रेसर के बगैर है, कंप्रेसर फ्री। यानी 85% तक आप उसमें बिजली सेव करते हैं, जो कि इस रियाद और सऊदी अरेबिया जैसे जो ड्राई वेदर क्लाइमेट है इसके लिए बहुत ज़बरदस्त और मुफीद है। सेविंग भी होती है, कार्बन फुटप्रिंट भी सेव होते हैं, फ्रेश एयर भी है। तो वो कम्बिनेशन है उस सारी चीज़ों का जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हुआ है। तो ये आपने मेरा ख्याल है लास्ट हज पे भी अप्लाई किए थे पिलग्रिम्स के लिए? हज पे हमने कुछ और प्रोडक्ट्स दी थी, वो ये नहीं थी। उसमें था क्योंकि हज पे आउटडोर कूलिंग का एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हाजी जब गर्मी होती है तो बाहर चहलकदम करते हैं, मीना में जाते हैं कंकरियाँ मारने के लिए, तो काफ़ी लंबा उनको सफ़र तय करना पड़ता है। तो गर्मी की वजह से वो डिहाइड्रेशन और ये सारे मामला होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हमने एक फोक कैनन स्प्रे जो है ना वो दिया था उन पर प्रोटोटाइप, कि इससे दूर तक जो है वो आप हवा को फेंकते हैं और प्लस थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है जिसकी वजह से कुछ राहत जो है वो मिलती है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है। अच्छा, एक्चुअली सऊदी अरब का जो विजन है 2030 वो है कार्बन एमिशन से रिलेटेड, ठीक है, जितना ज़्यादा इको फ्रेंडली होना चाहिए। जी बिल्कुल, उसी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो। क्या आपने यही सोचा कि यार सऊदी जिस विजन की तरफ जा रहा है हम भी उसी तरफ मूव करें? असल में जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त तो विजन 2030 नहीं था। उस वक्त हमारे दिमाग में ये था कि हम कोई नई चीज़ बनाएं, एसी बनाएं जो बगैर कंप्रेसर का हो, वो था। लेकिन उस वक्त जब हम लोगों को, मुझे याद है कि हम अच्छी तरह के जब हम उनको पिच करने जाते थे ना कि एनर्जी सेव करेगा, तो वो कहते थे यार छोड़ो एनर्जी, बिजली इतनी सस्ती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब बिजली महंगी होगी और ये सारी चीज़ें आ गई, तो अब लोग खुद जो है वो ढूंढ के हमारे पास आते हैं कि कोई ऐसी नई चीज़ जो है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो हमने उस वक्त मेहनत की थी उसका अब फल मिलना शुरू हो गया। क्या आपके माइंड में कभी डर नहीं आया कि यार हम जिस इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं ऑलरेडी इतने जाइंट्स बैठे हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या हम थोड़ी सी भी स्पेस बना पाएंगे इसके अंदर? देखें, बिजनेस जो है ना, ये डर खौफ अगर हो तो फिर बिजनेस नहीं कर सकते। आपने कूदना होता है, मेहनत करनी होती है, कोशिश करनी होती है, तो वक्त के साथ साथ जगह बन जाती है। हमेशा कोई ना कोई गैप जो है ना वो मिलता है आपको, जिसकी वजह से। और इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि यहाँ और भी अगर 10 नई प्रोडक्ट्स आ जाएंगी तो उसमें जान है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्यूचर के अंदर जो कूलिंग पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखी जाएँ मिडल ईस्ट के अंदर स्पेसिफिकली, वो आप किस तरह देखते हैं इन फ्यूचर? क्या आप अपनी टेक्नोलॉजी जो भी आपके प्लांट्स हैं, कूलिंग प्लांट्स हैं, क्या उसको आप अपडेट करते रहते हो विद द टाइम? साल के बाद आप न्यू टेक्नोलॉजी उसके अंदर ऐड कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल हम लोग करते हैं, बल्कि हर साल उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स आती हैं। अब हमने नया AI का इंटीग्रेशन शुरू की है, ऑटोमेशन उसके अंदर की है, प्लस हमारी एक और प्रोडक्ट है इको एज AI, जो किसी भी 5 स्टार होटल या हॉस्पिटल या जहाँ पर बड़ा सिस्टम लगा हुआ है और वहाँ पर BMS सिस्टम भी है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम अगर लगा हुआ है, तो हमारी वो डिवाइस जस्ट यू कनेक्ट विद बैकनेट प्रोटोकॉल उसके साथ, तो आप 25% तक बिजली बचा सकते हैं जस्ट बाय ऑप्टिमाइजिंग द कूलिंग सिस्टम।
तो जाहिर बात है, अगर वो हमने नोकिया तो नहीं बनना था जी हमने तो हम वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ ज़रूर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस फील्ड के अंदर आपको गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल्स भी लेने पड़ते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस? देखिए, गवर्नमेंट से वो तो 700 सर्टिफिकेट है जो यहाँ के रेगुलेशन है। इसके अलावा बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं जिसकी ज़रूरत होती है आपको प्रोजेक्ट्स में, प्रोडक्ट अपनी रजिस्टर करा के विन करने के लिए, तो वो डेफिनेटली उनकी ज़रूरत होती है, उसके बगैर मुश्किल होता है। ये जो आपके HVAC प्लांट्स हैं, जी। ये रेजिडेंशियल मतलब कि होम वगैरह के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया या देखिए, स्पेसिफिक? यूज़ होने को तो हो सकते हैं, लेकिन हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हैं, यानी बड़े स्केल की है। बड़ा मॉल हो गया, स्टेडियम हो गया, बड़े बड़े वेयर हाउसेज हो गए। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी नून ने वेयर हाउस बनाया 1 लाख स्क्वायर मीटर का। अभी जामिल रियल एस्टेट वाले हैं, वो बना रहे हैं 50,000 स्क्वायर मीटर का। तो ये जो बड़ी स्पेसेस होते हैं ना, उनको कूल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वहाँ पर फिर हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना, वो बहुत जल्दी से हम पिच करके विन कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी सेविंग है। अब इतनी बड़ी जगह के लिए उतनी ज़्यादा कूलिंग, इतना बड़ा प्लांट, इतना ज़्यादा खर्चा, तो वहाँ पर फिर अगर आप 20-25% भी बचा रहे हो तो वो अट्रैक्टिव होता है ऑनर के लिए। तो हमारे तो है ही उससे ज़्यादा। तो डैट मीन्स अगर आपने नाम लिया है जामिल और नून, डैट मीन्स ये आपके क्लाइंट है? हाँ बिल्कुल, हमारे क्लाइंट है। सीर हमारा क्लाइंट है। सऊदी इलेक्ट्रिक कार जो नहीं बनी है उसके बहुत बड़ा सेटअप है वहाँ, देखो 100 से ज़्यादा यूनिट्स लगाए। एक्चुअली लूसिड भी PIF ने इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, लूसिड इट्स अमेरिकन ब्रांड, लेकिन जो सीर है इट्स प्योरली सऊदी ब्रांड। तो वो जो उन्होंने शुरू किया, बल्कि उसकी जो है फैक्ट्री है जद्दा में बन रही है, उसमें भी हमारी काफ़ी कंसल्टेंसी है। बल्कि अभी जो स्टेडियम है, ये किंग फहद स्टेडियम, राइट, इसके भी हम लोग माशाल्लाह उसमें काफ़ी हमारी सपोर्ट है, कंसल्टेंसी जो एनर्जी सेविंग के हवाले से। राइट। एक्चुअली एक सवाल मेरा ये ज़हन में ये आता है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगाया है या कहीं और लगाया, फिर आप असेंबल यहाँ पे करते हो? नहीं, प्योरली हमारा सऊदी मेड है, लोकल कंटेंट है। हमारी फैक्ट्री यही रियाद में है और हम सारा कुछ यहीं पे खुद बनाते हैं। वाई यू टेक डिसीजन कि यार, ऑब्वियसली आप कुछ वैट भी देते होगे, ज़ात के साथ भी आपकी कुछ लीगली जो कनेक्शन होगा वो होगा, इसके अलावा आप मेरे ख्याल टैक्सेस वगैरह भी पे करते होगे। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर आप चाइना से मैन्युफैक्चर करवाते हैं, यहाँ पे असेंबल करवाते हैं, या पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करवाते हैं, यहाँ पे असेंबल होता है, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती थी? देखिए, वो है अभी बल्कि हमारे कंपटीशन में लोग चाइना से लेके आते हैं, लेकिन वो हमें कम्पीट नहीं कर पा रहे, प्राइस में भी और क्वालिटी में भी। क्या आप किस तरह की टेक्निक्स यूज़ करें? असल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें लोग अभी बहुत पीछे हैं ना। हम लोगों ने कुछ ऐसे मॉडल्स बना के पहले से ही रखे हुए हैं कि जैसे ही वो चीज़ आती। दूसरा ये कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना, जो बाहर से लोग लेकर आते हैं या बनाते हैं, या जो दूसरी कंपनीज है, उसमें फ़र्क ये है कि हमने क्योंकि स्टार्ट यहाँ से किया था, तो हमें इसके इन्वायरमेंट का, इसकी पानी का, इसकी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इल्म है। तो हमने जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जो दूसरी प्रोडक्ट होती है वो इतनी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर गुबार चलता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, पानी यहाँ का खारा है, नमक वाला है, तो वो सारी चीज़ें बाहर के लोग थोड़ा सा उसको वो समझने में उनको टाइम लगता है। तो हमने क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे डिज़ाइन किया है इस रश एनवायरनमेंट में, इसलिए हमें उसका एज है। बट एक्चुअली आप रॉ मटेरियल्स तो कहीं से मंगवाते हैं? हाँ, सारी बात है। हमको बहुत सारी चीज़ें हम चाइना से भी लेके आते हैं, दुबई से लाते हैं, कोरिया से लाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से हम लेके आते हैं। सो आप अपनी लेबर को कैसे एक स्किल सेट देते हो कि यार आपने इस तरह से काम करना है, इन टेक्निक्स के ऊपर काम करना, आपने कोई SOP बनाए होंगे कि यार इस तरह से फॉलो करना? बिल्कुल, उसका पूरा एक SOP है, पूरा एक सिस्टम है जिसके मुताबिक हर बंदे का अपना एक काम होता है, वो करते हैं। कुछ लोग एक्सपर्ट हैं कटिंग के, कुछ बेंडिंग के, कुछ पेंटिंग के, कुछ जो कंप्रेसर और ये जो दूसरी चीज़ें होती है उसके, तो हर बंदे का एक अलग फील्ड है और उसके स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स के मुताबिक ही, उन SOPs को पूरा करते हुए जो है वो प्रोडक्ट तैयार होती है, फिर टेस्टिंग, कमीशनिंग और लेबर किसी भी कंट्री के हायर करते हैं या स्पेसिफिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन यहाँ के रूल्स ये कहते हैं कि आपको हर किस्म की लेबर जो है वो आपने रखनी होती है। तो इसलिए डेफिनेटली पाकिस्तानी ज़्यादा है, लेकिन और कंट्री के जो लोग हैं वो भी हमारे। कितनी परसेंटेज आपने रखी है? तकरीबन 60% पाकिस्तानी है, बाकी 40% बाकी मिक्स है। क्या उसमें सऊदीज़ भी हैं? हाँ, डेफिनेटली सऊदी हैं। राइट। अच्छा, बात करते हैं आपकी लीडरशिप के ऊपर, ठीक है? तो अगर मैं लीडरशिप पे जाता हूँ, आप चीज़ों को कैसे स्टैंडर्डाइज रख के चीज़ों को लेके चलते हैं? आप कभी एक डिसीजन लेते हो कि यार ये मेरा राइट डिसीजन हो सकता है, या आपके ओबियसली पार्टनर भी हैं, कहीं पे डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है चीज़ों के ऊपर कि यार ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उसको आप कैसे मैनेज करते हो?
देखिए डिसएग्रीमेंट जो है ना ये तो होता है, हर जगह होता है और होना भी चाहिए, ये कोई मसला नहीं। हर बंदे का अपना एक एंगल है किसी चीज़ को लेकर चलने का। मैं मार्केटिंग और सेल्स का बंदा हूँ, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस इसमें है, तो मैं चीज़ों को उस नज़र से देखता हूँ। अगर कोई मैनेजमेंट का बंदा है तो वो उस दूसरे एंगल से चीज़ों को देखता है। तो डिसएग्रीमेंट तो होता है, लेकिन एट द एंड पार्टनरशिप में मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को एक रोल दे देते हैं, ओके यू आर द लीडर। फिर उसकी बाद में जिस तरह वो जमात में भी होता है कि जब आपने अमीर चुन लिया तो फिर उसकी हाँ में हाँ मिलानी, गलत फैसला है या सही है फिर साथ चलेंगे। तो जब आप अपने माइंड में ये सेट कर लें कि ओके जी ये मेरा लीडर है या ये मेरा जो पार्टनर है, इसकी ये जिम्मेदारी है, तो फिर मसाइल नहीं रहते। जब बंदा ये सोचना शुरू कर दे कि उसने ये क्यों किया और मैंने क्यों नहीं किया, वो जल्दी आता है मैं लेट आता हूँ, या वो क्यों हर चीज़ में ऐसे करता है, जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं यहाँ से खराबी शुरू हो जाती है। आप उसको अपना जो राइट है वो उसको दें, कि जो उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको दें, फिर मसाइल नहीं होते। कभी आपको फील नहीं होता कि यार मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ बाकी लोग नहीं कर रहे? मेरे ख्याल में अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो अपने लिए कर रहा हूँ ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिजनेस तो अपना है ना, और मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा करना चाहिए, ये क्यों कहें कि वो नहीं कर रहा। आप अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो आप उतना ज़्यादा लर्न भी करते हैं। अगर वो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा आता है, आपके पास एक्सपोजर भी ज़्यादा आता है। तो ये कहना कि कोई कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, मेरे ख्याल में अगर इस तरह की सोचों में जाएंगे तो फिर मसाइल शुरू होते हैं। ओके, एक्चुअली लेट्स से आपने 100 रियाल आप कमा रहे हैं, ठीक है, उसमें से आप वैट कितना देते हैं, गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाता है, और ज़ातका के साथ जो आपकी इंटीग्रेशन है उसमें डाल। देखिए यहाँ पे वैट तो है 15%, ठीक है, तो जो भी इनवाइस होती है उसमें 15% तो गवर्नमेंट का होता है, लेकिन वो रिटर्न भी होता है। यानी अगर आप जो परचेजिंग करेंगे, अभी हमने कस्टमर को कोई चीज़ सेल की, तो अगर हमने उसको 1 लाख रियाल की सेल की तो वो बेसिकली 15,000 उसके हैं, 85,000 हमारे हैं। तो अब जब हम वो गवर्नमेंट को देने की बारी है तो हम चीज़ें खरीदते भी हैं बाहर से, तो वो रिकवर हो जाता है। अगर आपने परचेजिंग और सेलिंग बराबर की है तो वो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता, बराबर। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, जो परचेजिंग होती है वो लेस होती है, तो फिर जो बाकी बचता है देन यू विल पे टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट आपको सपोर्ट भी करती है किसी चीज़ में? गवर्नमेंट उस तरह तो कोई सपोर्ट नहीं है, बट बहुत सारे सहूलतें हैं। मसलन अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो उसमें सहूलतें हैं, बहुत सारी चीज़ों में सहूलतें मिलती हैं। आपने कोई प्लान किया एक्सपोर्ट करने का? अभी करेंटली आप सऊदी अरेबिया को फोकस? नहीं, हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करते भी। किस कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं? इराक है, ओमान है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, राइट, पाकिस्तान है। तो इसका मतलब आपने जो अपनी प्रोडक्ट है उसको इस तरह से बिल्ड किया हुआ है जो इस तरह के इन्वायरमेंट को ही कवर करे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और वेदर भी ऑब्वियसली गर्मी और सर्दी दो ही वेदर हमारे पास। जी बिल्कुल, तो उस हिसाब से आपने उसको बिल्ड किया हुआ। जी ऐसा ही है, लेकिन ये तो एक प्रोडक्ट की हम बात करें ना, हमारे पास कोई 22 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। माशाल्लाह। हमारा जो इको एज है वो हमने शौकत खानम पेशावर में डिप्लॉय किया है माशाल्लाह, और अब इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि कराची में भी वो लगेगा। तो इसी तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ हार्श वेदर के लिए, कुछ हैं जैसे जो कंप्रेसर वाले एसी हैं हमारे, हम कंप्रेसर वाले भी बनाते हैं, तो वो तो आप बेच सकते हैं दुनिया में कहीं भी, बट स्टिल वी नीड मोर टाइम। हम थोड़ा सा और इसको डेवलप करेंगे, बेहतर करेंगे, और फिर हम मज़ीद जो एक्सपोर्ट की तरफ भरपूर तरीके से। तो आपकी 22 प्रोडक्ट्स में से सबसे बेस्ट आपकी कौन सी है? हमारी जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली वो आईडेक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग, जिसको मैं दूसरे नाम में वो कहता हूँ कि एसी विदाउट कंप्रेसर, वो है। उसके भी 3-4 मॉडल्स हैं। और दूसरी प्रोडक्ट है इको एज AI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो मैंने बात की, जो नया दौर है, ये 2 हमारी मेन जो है ना प्रोडक्ट्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, हाउ आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस हियर इन सऊदी अरेबिया। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ बिजनेस, मुझे 1 साल हो गया सऊदी अरेबिया में। बिजनेस करना बड़ा आसान है, बताएं कैसे? लोग समझते हैं यहाँ पे मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट करना है किसी सऊदी के साथ करना है, ठीक है, सबसे पहले तो ये एक मिथ है, आई डोंट नो कि कितनी इसके अंदर सच्चाई है कितनी नहीं, ये आप पहले क्लियर कर दें मुझे। नहीं, अगर आप सऊदी के साथ करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट। अगर आप अपना करना चाहें तो अपना भी कर सकते हैं। मैं अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ। अपना स्टार्ट करना चाहें तो सिंपली आप कंपनी बनाएं, उसको रजिस्टर हो, कंपनी लॉज के मुताबिक आप CR बनाएं, बैंक अकाउंट खोलें और अपना काम स्टार्ट करें। हाउ मच इसमें कितनी कॉस्ट आ जाती है मैंने अगर कंपनी स्टार्ट करनी? कॉस्ट तो डिफरेंट नीशेज हैं, किसमें ज़्यादा है, ट्रेडिंग का अलग है, दूसरा है फैक्ट्री का है, उसका अलग है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर नॉर्मल बात करें तो आजकल पूरी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 30-35-40 हज़ार में आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर हो जाती है और आप एक कंपनी के मालिक बन जाते हैं। राइट।
क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने % आपने सऊदीज रखने हैं अपनी कंपनी के अंदर? बिल्कुल होती है, वो जितने लोग होंगे उसके ऊपर होता है। एक रेशो होती है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्टिंग है उसमें शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि हमारा HR का वो जो लोग हैं लीगल वो देखते हैं, लेकिन शायद 4 बंदों पर 1 सऊदी चाहिए, कुछ जगहों पे 6 बंदों पे 1 सऊदी चाहिए, कुछ जगहों पे 3 बंदों पर 1 सऊदी जो है वो रखना ज़रूरी होता है। तो मुख्तलिफ है, मैं शायद कोई गलती कर रहा हूँ, ये जो इसके एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे। मुझे तो ये पता है कि हमने हमारे पास कितने सऊदी हैं, क्योंकि तनख्वाही जारी होती है। राइट। क्या मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपके पास PR है? नहीं, मेरे पास नहीं है अभी, और मेरे ख्याल में मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे ले लेनी चाहिए। क्या उसके फ़ायदे हैं वैसे? बिल्कुल फ़ायदे हैं, क्यों नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, और मेरे ख्याल में लेनी चाहिए। अगर आपके पास है कोई इस तरह का अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर लेनी चाहिए। लाइक मेन फ़ायदा आपको क्या नज़र आया? देखिए, उसमें ये कि जब आपके पास PR होती है तो देन यू कैन एक्ट लाइक अ सऊदी। आपने किसी बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है, कोई नई CR बनानी है, या आपने बाहर जाना है, तो वो एग्जिट एंट्री और ये बहुत सारे मसाइल जो हैं वो नहीं रहते आपके। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे नज़र आता है वो यही है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप नौकरी वाले हैं तो मैं उनको प्रेफर नहीं करता। राइट। मेरी नज़र में नौकरी वालों में ये है कि उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि नौकरी आपकी ख़त्म हुई तो वो सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। जनाब, आपको पास नौकरी होनी चाहिए। अब खुदा ना खासा किसी वक्त आपकी जॉब चली जाती है, राइट। तो जॉब चली गई तो वो आपको टाइम देगी कि महीने का टाइम है आपके पास, या तो आप इसी तरह की नई नौकरी ले गए, वरना जाए। तो उस प्रीमियम रेजिडेंसी का फिर क्या फ़ायदा हो गया? तो 1 CR के ऊपर मैं मल्टीपल बिजनेसेस कर सकता हूँ? अभी कर सकते हैं। अभी तो 1 CR में काफ़ी सारी ऑप्शन दे दिए कि आप हर किस्म का बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग को छोड़ के बाकी जो तकरीबन वो सारी आप उसमें लिखे और कर सकते हैं। अगर मैं आज कोई बिजनेस स्पेसिफिक निश सोचता हूँ सऊदी अरेबिया के अंदर, व्हाट डू यू थिंक मुझे किस बिजनेस के अंदर हाथ डालना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताएं आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। देखिए, मैं तो यही हमेशा लोगों को मशवरा देता हूँ कि जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, जो आपने पढ़ाई की है, जिसमें आपने साल 2 साल 4 साल लगाए हैं, आपने बिजनेस भी वही सोचना है। उससे हट के सोचेंगे तो इसका मतलब है कि आप 4 साल ज़ाया करेंगे, अब नई चीज़ शुरू करने लगे। राइट। तो जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसकी आपकी तालीम है, उसी में ही आपको बिजनेस भी करना चाहिए। लेकिन आपने तो मल्टीपल बिजनेसेस स्विच किए। मैं तो बिजनेसमैन था ना, मेरी तो पढ़ाई ये नहीं थी कि मैं यानी IT का एक्सपर्ट नहीं था, या मैं कोई HVAC का इंजीनियर नहीं था, इसलिए उस वक्त तो मैं बिजनेसमैन था। तो मुझे जो बिज़नेस मिलता था मैं करता था। लेकिन बिज़नेस में अगेन फिर मैं ये कहूँगा, दोबारा रिपीट करूँगा कि एक बिज़नेस को चूज़ कर ले, फिर उसको छोड़े ना। ऊंच नीच आएगी। मेरे भी पास भी एक वक्त आया था कि मैं सोचा था कि मैं इसको स्विच करूँ, यार बिजनेस फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन मैंने साल सब्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ठीक हो गई चीज़ें। अच्छा, आप पाकिस्तान के लिए कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मैन पावर के लिहाज से जब हम लोग लेके आते हैं, जारी बात है 10 20 50 100 ख़ानदान जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं वो ख़ानदान पल रहे हैं। दूसरा ये है कि मैं ये मानता हूँ कि जब भी आप जहाँ की आप जमपल हैं, पैदा हुए हैं, जहाँ आपने वक्त गुजारा है, जब आप कुछ बन जाते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ है कि यू हैव टू पे बैक फॉर द कम्युनिटी। मेरे वालिद साहब के नाम पे हमारे ट्रस्ट है, अख्तर वेलफेयर ट्रस्ट, एंड वी आर द बिगेस्ट डोनर ऑफ आवर सिटी गवर्नमेंट के बाद। तो हम लोग उसमें सेक्टर में काफ़ी काम करते हैं। मैं, मेरे चचा जान हैं, हमारी फैमिली है, बाहर से फंड्स नहीं इकट्ठे करते हैं, हम खुद ही जो भी है अपनी जेब से मैनेज करते हैं। और कोई मदरसा, कोई स्कूल, कोई सरकारी अस्पताल या कोई थाना कचहरी जहाँ भी है, वहाँ कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ हमने काम न करवाया हो। अच्छा, आप कॉस्ट एफिशिएंसी पे किस तरह काम करते हैं? कॉस्ट एफिशिएंसी में देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपकी बढ़ जाती है ना मल्टीपल आप चीज़ें, यानी आप कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स जब आप प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर उसमें वो स्क्रीनिंग होती है। आप ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं, फिर आप बार्गेन करते हैं, फिर जब आप चीज़ें ख़रीदते हैं तो वहाँ आपकी कॉस्ट कटिंग जो है ना वो होती है। एक 1000 कंप्रेसर आपने ख़रीदने हैं तो देन यू कैन मेक अ बेटर डील। जब आपने 2-4 कंप्रेसर ख़रीदे तो डेफिनेटली उसमें प्राइस में फ़र्क आएगा। तो जब क्वांटिटी बढ़ती है तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, माइक्रो लेवल पे जाके हम लोग जो है उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि एक स्क्रू जो है ना वो कौन सा होना चाहिए, उस कितने का मिलता है, इससे और एक हलाला कम कर लो, तो वो फिर जारी बात है उस पर कॉस्ट कटिंग। और एक्चुअली अगर मैं बात करूँ, जैसे गवर्नमेंट टेंडर आपने लिए होंगे काफ़ी, उसको आपने कैसे क्रैक किया? क्योंकि इसलिए कंपेटिटर भी वहाँ पे होते हैं ना। अच्छा देखिए, इसमें बड़ी डिफरेंट किस्म की पिचेस हैं, बहुत डिफरेंट किस्म की सोच। एक तो है कि आपने टेंडर है,
मार्केट में आया, आपने उसे डाउनलोड किया, पैसे दिए और ख़रीदा और बनाया। हम लोग इस तरह नहीं करते ज़्यादातर। हम लोग हमेशा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। किसी जगह पे हमें पता है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी कई जगहों पे ऐसा होता है कि हम जाके उनको पूरा सोल्यूशन देते हैं, बनाते हैं, पूरी चीज़ें ज़ीरो से उनको डिज़ाइन करके देते हैं और फिर उसके बाद वो टेंडरिंग में जाता है। हम इस तरह काम करने को ज़्यादा प्रेफर देते हैं बजाय इसके कि मार्केट से टेंडर उठाओ और वो उसको बेच कर। वो तो ये है ना कि आप वो टमाटर प्याज जिस तरह बेच रहे होते हैं कि एक ने कहा कि मैं 1 रुपये का दूंगा, दूसरे में कहा ये, तो वो चीज़ एक ही होती है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं ना वो हम हो। तो जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो फिर आपको पता है कि यहाँ लगना क्या है, आपने वो सारा काम किया होता है पहले से ही, फिर आपको टेंडरिंग में कोई बीट नहीं कर सकता। हमें पता है कि हम कितनी प्राइस में ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आप लाइफ टाइम बैलेंस आप कैसे रखते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं बैलेंस करूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बैलेंस करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि बैलेंस करता हूँ। बच्चों को भी टाइम दूँ और जब कभी फारिग वक्त हो तो हम बाहर भी जाएं और बिज़नेस को भी टाइम दूँ और दोस्तों को भी दूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैलेंस करूँ। तो आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि बिज़नेस करें, बिज़नेस में आएँ। मैं तो यही दूँगा क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ का लवर हूँ। बिज़नेस शुरू से ही मैं सोच रहा था, तो मैं हमेशा यंग जनरेशन को भी यही मैसेज दूँगा कि प्लीज़, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जॉब के लिए ही होते हैं, वो बिज़नेस चाह के भी नहीं कर सकते, लेकिन जिनके दिमाग में भी थोड़ा सा भी है तो वो ज़रूर बिज़नेस में ज़रूर आएँ। छोटे से स्टार्ट करें, कुछ भी करें, चाहे रेडी लगाएं। स्टार्ट यहीं से होता है। मैंने बताया ना कि मैंने अपने घर में सब्ज़ी बेची है, स्टार्ट यहीं से होता है। इसलिए इसको कम ना समझें क्योंकि यही शुरुआत है और इसी से आगे जो है इंसान सीखता भी और बढ़ता भी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आई थिंक जो हम पैगाम देना चाह रहे थे वो यूथ तक पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।